डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे। पुराने लेक्चर्स में हमने सॉइल के बनने के बारे में पढ़ा था कि किस तरह दो मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रक्रियाएं हैं, जो दो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, मृदा अक्षय, सॉइल विदरिंग और मृदा जनन या पेडोजेनेसिस के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में मृदा स्तरीकरण भी कहते हैं। प्रकृति में चट्टानों के अपक्षरण और पेडोजेनेसिस के द्वारा होने वाला जो मृदा का निर्माण है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि प्रकृति में लगातार चलती रहती है। लेकिन इसकी यह भी विशेषता है कि इसके अंतर्गत ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया भूमि की ऊपरी परतों पर अधिक और निचली सतह पर कम होती है। पेडोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि इसके साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ आके जुड़ते हैं, काले कलर के, काले मटमैले रंग के, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, और यह प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो इस प्रक्रिया में जो ह्यूमस का निर्माण होता है, ये मृदा की ऊपरी सतह पर तो ज़्यादा होता है और मृदा की गहराई और निचली परतों में इसका मात्रा कम पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो भूमि की ऊपरी और भीतरी सतह है, वहाँ पर मृदा की रंग, संरचना एवं बनावट अलग अलग प्रकार की हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमस, जो मृदा की ऊपरी और भीतरी सतह है, उसमें उसकी संरचना, उसका रंग और बनावट अलग अलग हो जाता है। अगर किसी स्थान पर ज़मीन में एक चौड़ी और गहरी खाई खोदी जाए, तो खोदी गई जगह में से आसपास देखने पर मृदा के विभिन्न स्तर हमको नज़र आते हैं। अगर हम इसके मोटे तौर पर इन संस्तरों को, लेयर्स को या होरिजोन्स का रंग के आधार पर भी निर्धारण किया जा सकता है। मृदा को विभिन्न परतों में विभेदित करने की जो प्रक्रिया है, इसको मृदा परिच्छेदिका या मृदा स्तरीकरण कहते हैं। इस प्रकार मृदा में पाई जाने वाली विभिन्न परतों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। मृदा का जो विकास है, यह भी जनक चट्टानों, क्लाइमेटिक फैक्टर्स इत्यादि के द्वारा यह प्रभावित होता है। कई ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर यह निर्भर करता है। तो प्रकृति में जो पेडोजेनेसिस और चट्टानों के अपक्षरण के द्वारा जो मृदा बनती है, उसमें जब ह्यूमस ऐड होती है, तो ह्यूमस की मात्रा मृदा में ऊपर और निचली स्तरों में, निचली सतहों में अलग अलग होती है और इसके आधार पर मृदा में स्तरीकरण हो जाता है। ऊपर के जो मृदा की स्तर है, वह उसके निचले स्तरों से भिन्न होता है। इस भिन्नता की वजह से ये हमको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अगर हम खाई खोद के उसमें देखें, तो इसमें जो हमको ये कलर में भी डिफरेंस नज़र आता है और इसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार जो विभिन्न परत बन जाती है मृदा में, इसको मृदा की परिच्छेदिका या मृदा स्तरीकरण कहा जाता है। और जो इसकी विभिन्न परत हैं, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं और यह इसका विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। जो मृदा के स्तर हैं, मृदा के जो स्तर हैं, उनका विकास सबसे पहले तो उनकी जो पेरेंटल रॉक है, मतलब किस तरह की चट्टान से वो बनी है, उसके ऊपर, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, उसके ऊपर, वहाँ की फिजियोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, भू आकृतिक कारक कौन से हैं, पहाड़ है, मैदान है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं कि पठार है, रेगिस्तान है, ये सब उसके भू आकृतिक कारक हैं, इनके ऊपर, और विभिन्न जैविक कारकों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो किसी भी स्थान की जो मृदा है, वह इन सब कारकों पर निर्भर करती है और इसी के आधार पर उसमें स्तरीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। यह जो सभी कारक हैं, यह इन सब कारकों में जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स का अपघटन करते हैं। मतलब कि यही वो सूक्ष्म जीव जो मृदा के अंदर उपस्थित है, यही
फाइनली ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो विभिन्न पौधे और जंतुओं के मृत अवशेष मृदा के अंदर होते हैं, उनका अपघटन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अतः यहाँ मृदा के जो विभिन्न स्तर हैं वह स्पष्टतया नज़र आते हैं। जैसे कि शीतोष्ण वनों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो अपघटन की प्रक्रिया मंद गति से होती है और यहाँ पर विभिन्न स्तर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं। जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, वहाँ पर नम और उष्ण जलवायु पाई जाती है और वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ होती है सूक्ष्म जीवों के विघटन के लिए। वहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से संचालित होती है, इसीलिए वहाँ पर मृदा के डिफरेंट स्तर्स में, डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट जोन्स में विभेदन करना कठिन हो जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार की जो जलवायु है वहाँ पर शीतोष्ण वन जहाँ से पाए जाते हैं और जहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उसकी जो है मृदा के स्तर उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो वहाँ के लोकल फैक्टर्स पर, वहाँ के लोकल जलवायु कारकों पर निर्भर होकर यह विघटन या अपघटन की प्रक्रिया को करते हैं। जहाँ पर ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है वहाँ पर इनमें जो स्तर है इनमें विभेदन करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर यह प्रक्रिया धीमी चलती है वहाँ पर मृदा के जो विभिन्न स्तर है वह स्पष्टतया दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर जल का रिसाव भी अधिक मात्रा में होता है। अतः जब जल के रिसाव के द्वारा मृदा की ऊपरी परत में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो मृदा की निचली स्तरों तक भी पहुंच जाते हैं और ऊपर के जो लक्षण हैं वह नीचे के लेयर्स में भी नज़र आ जाते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार की मृदा की जो प्रोफाइल है वह एक समान नहीं होती है, अलग अलग तरह की होती है। मतलब जो सॉइल है उसकी प्रोफाइल है, उसमें जो लेयर्स हैं, जोन्स जो बनते हैं वह कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि जनक चट्टान, जलवायवीय कारक, भू आकृतिक कारक, अनेक जैविक कारक इत्यादि जो मुख्य कारक हैं इन पर निर्भर करते हैं कि मृदा के अंदर कितने स्तरों का निर्माण होगा। इन सब कारकों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपक्षय के द्वारा जो पेरेंटल रॉक है और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसके द्वारा जो मृदा है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ऊपर से नीचे तक रहती है, परंतु जब ह्यूमस इसमें ऐड होता है तब इसमें विभिन्न स्तर बनते हैं। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह फैक्टर है सूक्ष्म जीव। यह सूक्ष्म जीव पौधे और जीव जंतुओं के जो मृत अवशेष हैं उनका अपघटन करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी शीतोष्ण वन में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा जो अपघटन की प्रक्रिया होती है वह मंद गति से होती है। इसीलिए शीतोष्ण वनों के जो एरिया है वहाँ पे अगर हम मृदा के स्तर देखें तो वहाँ पर शीतोष्ण जो वन है उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित अपघटन की प्रक्रिया मंद गति से होती है। अतः यहाँ पर मृदा के विभिन्न स्तर दृष्टिगोचर होते हैं, आराम से स्पष्टतया नज़र आते हैं। जबकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहाँ पर नम और उष्ण जलवायु होती है और अनुकूल परिस्थितियों के कारण सूक्ष्म जीव जो ये संचालित जो प्रक्रिया होती है अपघटन की, यह बहुत तेज़ी से होती है। इसीलिए यहाँ पर इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होती है तो जल का रिसाव भी अधिक मात्रा में होता है। तो जो सूक्ष्म जीव जो अपघटन करके जो ह्यूमस बनाते हैं वह वर्षा जो है उसके जल के साथ साथ रिसाव के साथ साथ वह ऊपर की परतों से निचले स्तरों पर भी पहुंच जाता है। इसीलिए ऊपर से नीचे तक इतना विभेदन स्तरों में नहीं पाया जाता है और ऊपर के स्तर में जो लक्षण होते हैं वह सेम नीचे के स्तर में, नीचे के जोन्स में, नीचे के लेयर्स में भी दिखाई देते हैं।
इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की जो मृदा है, अलग अलग जगह की जो सभी प्रकार की मृदा है, उसकी प्रोफाइल एक जैसी नहीं होती है और विभिन्न मृदा जो स्तर है उसकी प्रोफाइल को क्रमशः ए, बी और सी स्तरों में विभेदित किया गया है। इसके लिए एक चित्र अभी आपको दिखाया जाएगा। मृदा के जो डिफरेंट स्तर्स हैं, जो प्रोफाइल है, उसको क्रमशः ए, बी और सी स्तरों में विभेदित किया गया है। सबसे पहले है ए स्तर, ए हॉरिजॉन। यह सबसे ऊपर की परत होती है। इसको टॉप सॉइल या शीर्ष मृदा भी कहा जाता है। इस परत में खनिज पदार्थ और कार्बनिक अवशेष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक क्रियाओं का भी इस परत में उल्लेखनीय योगदान होता है। पौधे की जड़ें जो हैं इसी परत में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, जबकि ग्रासलैंड्स में इनकी कम होती है। यहाँ पर जो मृदा के कण हैं वह गहरे हरे रंग के होते हैं और वज़न हल्का होता है। यहाँ पर क्योंकि जल का रिसाव होता है, इसीलिए इसके अंदर कई प्रकार के गुलित लवण इसमें पाए जाते हैं और इस स्तर को भी आगे स्तरों में 4 स्तर में बांटा गया है। पहला स्तर है A00। यह सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको है। इसमें सजीवों के मृत शरीर, अवशेष, इनके भाग जैसे टूटे हुए पेड़, टहनियाँ, मृत प्राणियों के अवशेष इत्यादि पाए जाते हैं और ये इसको आसानी से पहचान लिया जाता है इसमें अवशेषों को। इसको लिटर भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे अपघटन का कोई प्रोसेस नहीं होती है। सेकंड है A0। सबसे पहले A00, अब सेकंड है A0 हॉरिजॉन। यहाँ पर जो है यह जो परत है इसमें मृत जीव जंतुओं और पौधों के सड़ जो है उनका अपघटन होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जो कवक, सूक्ष्मजीव बहुलता से पाए जाते हैं, इसीलिए अपघटन जैसी जैविक क्रियाएं इसमें प्रारंभ हो जाती है। परंतु यहाँ पर भी इसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर जो अवशेष हैं और इसके विभिन्न भाग हैं उनका आकार धीरे धीरे डिफरेंस होने लग जाता है, उनका आकार पहचान में नहीं आता है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो इस स्तर की जो निचली परत है उसको डफ भी कहा जाता है, जहाँ पर लगभग जो है अपघटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। नेक्स्ट है A1 सह स्तर। यहाँ पर गहरे रंग की कार्बनिक पदार्थों की बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ खनिज कणों के साथ मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यहाँ का जो है रंग गहरा भूरा और काला होता है और इसीलिए इस लेयर का रंग भी डार्क होता है। इस स्तर में कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमिक क्षेत्र या मेलानाइज्ड रीजन भी कहा जाता है। मेलानाइज्ड मतलब काला। लास्ट लेयर है A संस्तर की। यहाँ पर जो A2 स्तर कहा गया है इसको, यहाँ पर खनिज लवणों के बड़े बड़े कण अधिक रूप में पाए जाते हैं। प्रायः इन कणों की आकृति और परिमाप बालुई मिट्टी के कणों के समान दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर इस परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ जो वर्षावन के साथ, वर्षा के पानी के साथ नीचे ज़मीन में आ जाते हैं। वहाँ पर इस क्षेत्र में ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ नज़र आ जाते हैं और इस उप क्षेत्र को जोन ऑफ लीचिंग या पोडोसोलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा स्तर है B हॉरिजॉन। यह मृदा परत A संस्तर के ठीक नीचे पाई जाती है। A के अंदर 4 भाग हमने पढ़े थे, A00, A0, A1 और A2। अब आता है B हॉरिजॉन जो कि A के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसे उप मृदा भी कहा जाता है, सब सॉइल। इसका रंग गहरा होता है। इसमें अनेक घुलनशील खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें विशेष तौर पर सिलिका युक्त चिकनी मिट्टी और एल्यूमिनियम व लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यह इसका जो संगठन है वह भुरभुरा और मोटा होता है। इसके ऊपरी भाग में A2 के उपस्तर से रिस कर अगर कोई रासायनिक पदार्थ आते हैं तो उसका इसमें जमाव हो जाता है। इस स्तर को इलूवियल लेयर भी कहा जाता है। सूक्ष्म क्षेत्रों में इसमें यह जो स्तर है यह
अल्प विकसित रहता है। यहाँ पर कोई सजीव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। यह वाटर रिजर्वोयर का काम करता है और इस एरिया में जो पानी रिजर्व रहता है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जहाँ पर मूल जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें यहाँ पर अपने आप को विस्तारित कर लेती है और यहाँ से वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करती है। यह ट्रू सॉइल भी कहलाती है। नेक्स्ट है सी हॉरिजॉन। यह बी स्तर के ठीक नीचे उपस्थित मृदा परिच्छेद की तीसरी परत है, जिसे रिगोलिथ क्षेत्र भी कहा जाता है। यह परत अपूर्ण रूप से अपक्षरित होती है। यहाँ पर कंप्लीट जो है उसका अक्षय मृदा का नहीं होता है, चट्टानों का अक्षय नहीं होता है, तो कुछ मोटे मोटे ग्रेवल जैसे कण भी इसमें पाए जाते हैं। इस स्तर में कभी कभार बड़े वृक्षों की अधिक गहराई तक जाने वाली जड़ें उपस्थित रह सकती हैं, परंतु कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। और चौथा रीज़न है आर हॉरिजन। यह सबसे नीचे स्तर है, या इस परत से पृथ्वी की बड़ी चट्टानों वाला क्षेत्र आरंभ हो जाता है। मतलब कि इस क्षेत्र में सिर्फ चट्टानें ही पाई जाती हैं और इन चट्टानों के ऊपर जल एकत्र रहता है। तो इस तरह इस डायग्राम के माध्यम से हम मृदा के जो विभिन्न स्तर हैं, डिफरेंट जो हॉरिजॉन्स हैं, उस सॉइल प्रोफाइल को हम पूरा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पे इसको टॉप सॉइल और सब सॉइल के अंदर विभाजित किया गया है। टॉप सॉइल मतलब जोन ए और जोन बी, और सब सॉइल है जोन सी और जोन आर। जो ए वाला है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, A00, A0, A1 और A2। A00 और A0 को यहाँ पे O1 और O2 नाम भी दे रखा है, तो उसको O हॉरिजन कह देंगे। A1 और A2 को A हॉरिजन कहते हैं। देन आता है B हॉरिजन, C हॉरिजन और R हॉरिजन। अगर हम R हॉरिजन से शुरू करें तो सबसे नीचे वाले भाग में बहुत मोटी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ से पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वह इसमें साफ नज़र आती है, और यह चट्टानें पृथ्वी की जो यहाँ सिर्फ चट्टानें ही है और यहाँ पर इन चट्टानों के ऊपर जल एकत्र रहता है। उसके ऊपर है सी हॉरिजॉन, इसको रिगलिथ जोन भी कहा जाता है। यहाँ पर भी चट्टानों का पूर्ण रूप से अपक्षय नहीं होता है। कई बड़े पेड़ों की कुछ एकाध जड़ें हैं वो यहाँ पर पाई जा सकती है, परंतु यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। उसके ऊपर बी हॉरिजन है। बी हॉरिजन है, इसका जो संगठन है वो थोड़ा सा मोटा और भुरभुरा होता है। यह वाटर रिजर्वोयर का मुख्यतः काम करता है। इसके अंदर कई जो पेड़ हैं उनकी जड़ें आ जाती है और यह मृदा के कणों के बीच जो पानी है उसको अवशोषित करती हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा। जो ए रीजन है उसको O1, O2, A1 और A2 में विभाजित किया गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं A00, A0, A1 और A2। जो सबसे ऊपर वाला रीजन है A00, इसके अंदर मृत और जो डेड और डिकेइंग जो है एनिमल्स वो इसमें आराम से नज़र आ जाते हैं, उनका विघटन प्रारंभ नहीं होता है। इसको हम लिटर जोन कहते हैं। O2 में आके या A0 में आके यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत जैविक क्रियाएं जो अपघटन की है वो प्रारंभ होती है, परंतु फिर भी यह पूर्ण रूप से दृश्य नहीं होता है। A1 जो सह स्तर है यहाँ पर ह्यूमस भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर आते आते पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है और यह इसका जो रंग है वह गहरा भूरा और काला रंग का यह आपको स्तर नज़र आता है, इसीलिए इसको मेलानाइज्ड रीजन भी कहते हैं। और जो A2 सह स्तर है यहाँ पर खनिज लवण के बहुत अधिक बड़े बड़े कण पाए जाते हैं और इस परत में कार्बनिक पदार्थ थोड़ा कम होता है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर ज़रूर यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ऊपर की सतह से नीचे तक इस लेयर तक पहुँच जाता है, परंतु जहाँ वर्षा कम है, जो ड्राई एरिया है, वहाँ पर ये बिल्कुल नॉन ह्यूमस रीजन कहलाता है। तो इसको एल्यूवियल लेयर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से आपको सॉइल की प्रोफाइल के सारे रीजन्स नज़र आ रहे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सॉइल प्रोफाइल। आगे हम इसमें सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस तरह से सॉइल बनती है, और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो सॉइल की डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको स्टडी करनी है। थैंक यू।